आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या 3 कृषि। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुवाई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इस संसाधन के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन इसमें शामिल हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब भी कृषि पर निर्भर है। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, कृषि को पढ़ लेते हैं। कृषि के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है। तो कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। अब आगे देखते हैं। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं। तो एक मानचित्र नीचे दिया गया है 3.1 में, उस पर दिखाया गया है कि कृषि भूमियों को कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसलें उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। अब ये विश्व के विभिन्न भाग दिखाए गए हैं जिसमें कि कृषि का वितरण दिखाया गया है। अब इसको हम लोग थोड़ा 1 सेकेंड की समझेंगे। अब ये वाला क्षेत्र देखिए, जैसे अब हम यहाँ से शुरू करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये उत्तरी भाग है जहाँ पे कृषि के लिए भूमि को दिखाया गया है। अब उत्तरी अमेरिका की तुलना में दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका में कम कृषि भूमि है। ये खास रूप से किन भागों में है? तो ये ब्राज़ील के कुछ भाग है और नीचे अर्जेंटीना के कुछ हिस्सा है। उसी तरीके से अगर हम इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की तरफ जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में भी कृषि भूमि का विस्तार कम है। सहारा के रेगिस्तान के बाद जो ये भाग है कांगो रिपब्लिक का भाग है, और यहाँ पे कुछ अफ्रीकन देश हैं जैसे कि नाइजर है, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और अंगोला है। इस तरीके से यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में थोड़ा बहुत कृषि को दिखाया गया है, मोजाम्बिक दक्षिण अफ्रीका में, मेडागास्कर के भाग में। फिर अब यदि यूरोप महाद्वीप में जाते हैं तो यहाँ कृषि का विस्तार सर्वाधिक है। एक प्रकार से जो कृषिगत भूमि है तो वो सर्वाधिक कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मैदान भी पाए जाते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं अपने एशिया में, जहाँ पे 2 देश प्रमुख रूप से कृषि के लिए जाने जाते हैं। एक है भारत और दूसरा है चीन। भारत में प्रतिशत की दृष्टि से चीन की तुलना में कृषिगत भूमि ज़्यादा है। और इसके बाद एट लास्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम लोग जाएंगे जहाँ पे कृषि की भूमि का विस्तार है। परंतु कृषि भूमि का विस्तार ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी किस भाग में? दक्षिणी और पूर्वी भाग में। दक्षिणी पूर्वी भाग में कृषि का विस्तार इसके यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये कृषिगत विस्तार को दिखाया गया है।
जो कृषिगत भूमियाँ हैं। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर, इसे कृषि कहते हैं? तो यहाँ पे कल्चर लिखा है और इसमें कई सारे भाग दिखाए हैं, जैसे एग्री, सेरी, पीसी, वीटी, हार्टी। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे बना करके हम भी याद कर सकते हैं आसानी से। तो हम इसको एक एक पढ़ के समझते जाएंगे। एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। दूसरा सेरीकल्चर, जिसे रेशम उत्पादन कहते हैं, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। वाणिज्यिक पालन का मतलब है कीटों से जो रेशम प्राप्त होगा उसको बाजार में बेच दिया जाएगा, जिससे आय होगी। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है, यानी कृषक की जो आय है उसको बढ़ा सकता है। पिसिकल्चर, ये मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। इसके बाद आता है विटिकल्चर, जिसे द्राक्षा कृषि कहते हैं, द्राक्ष मतलब अंगूर, अंगूरों की खेती। हार्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना, इसे उद्यान कृषि कहते हैं। इसके बाद आता है कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, जिसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। अब देखिए यहाँ पे चित्र के रूप में भी दिखाने का प्रयास किया गया है कैसे खेती होती है या खेती के क्या क्या घटक होते हैं करने के लिए। तो जैसे इसमें दिखाया गया है जुताई, बुआई, छिड़काव, जो प्रक्रियाएं किसान के द्वारा की जा रही हैं। अब उसमें वो निवेश करता है, निवेश कहाँ कहाँ करता है? मशीनरी में निवेश करता है, जिसमें ट्रैक्टर है। बीज पे निवेश करता है, जिसमें हाई यील्ड वैरायटी बीज होंगे, या फिर प्रसंस्कृत बीज हो सकते हैं, या परंपरागत बीज भी हो सकते हैं। इसमें रसायनों का प्रयोग करेगा, जिसमें कि खाद भी हो सकती है, कंपोस्ट हो सकता है, या फिर फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं। फिर इसके बाद ये प्रक्रम है जुताई, बुआई, छिड़काव का, और इसके बाद निर्गत है, जिसमें को फसल की प्राप्ति हो जाती है। त्रिचरणीय प्रक्रिया को दिखाया है। फिर इसके बाद आता है कुछ भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश। कुछ भौतिक निवेश हैं जिसके लिए किसान को कोई व्यय नहीं करना पड़ता। तो उसमें सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षण, मृदा और ढाल, ये मूल रूप से कृषि को प्रभावित भी करते हैं। साथ साथ दूसरा होता है मानवीय निवेश। मानवीय निवेश क्या होता है? तो मानवीय निवेश होता है भंडारण, जो रखने के लिए व्यवस्था करना, कृषि को, किसी उत्पादों को रखने की व्यवस्था करना, या किसी निवेश को और प्रक्रम को करने की प्रक्रिया। दूसरा श्रम, जो कि स्वयं मानव श्रम के माध्यम से किया जाता है या मशीनों के श्रम के माध्यम से। तीसरी है मशीनरी। यहाँ पे इंजन दिखाया गया है, जिसके माध्यम से ट्यूबवेल चलाया जा रहा है, उससे पानी निकल रहा है और वो खेतों में जा रहा है, जिससे खेत सिंचित हो रहे हैं। इसके बाद आता है रसायन, जिसके माध्यम से कृषि को उत्पादक तक तो बढ़ाया जाता है, अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गए भौतिक मानवीय कृषि निवेश। अब आते हैं कृषि के प्रकार पे। विश्व में कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जाती है। ये हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब आते हैं हम लोग कि ये निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में ये हैं क्या। तो निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसे दो भागों में बांट दिया गया। गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं।
चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आदिम निर्वाह कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। यहाँ पे एक टर्म दिया है, उसको क्लियर करेंगे भी आगे, जैविक कृषि को। आगे है स्थानांतरित कृषि। इसमें जो दूसरी वाली हमारी कृषि थी, जिसका प्रकार था आदिम निर्वाह कृषि, तो उसे दो भागों में बांटा गया है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। तो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा के साथ मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कशावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति पर वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद आता है चलवासी पशुचारण। तो सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर कुछ स्थानांतरित कृषि के प्रकार भी दिए गए हैं, जिनको सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब विभिन्न बहुत सी परीक्षाओं में इनको डायरेक्टली पूछा गया है। आप जानते हैं, स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, जैसे कि असम, मेघालय, इन क्षेत्रों में ऐसी कृषि होती है। खास रूप से मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया के जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, उसमें रहने वाली जो जनजातियां हैं वो झूमिंग कृषि को करती हैं। दूसरा आता है मिल्पा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका के भाग में मिल्पा कृषि की जाती है। रोका, जो कि ब्राज़ील में, ये मुख्य रूप से अमेजन के वर्षावनों के वाले हिस्से के में की जाती है। उसका जो पठारी भाग है वहाँ पर। लदांग मलेशिया में, लदांग नाम से चलवासी पशुचारण कृषि की जाती है। हाँ, चलवासी पशुचारण नहीं, स्थानांतरित कृषि की जाती है। एक तथ्य छूट गया था जैविक कृषि का। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। तो जैविक खाद क्या होती है? गोबर, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स, इनका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक कीड़ानाशक क्या होता है? तो इसमें जैवामृतम का प्रयोग किया जाता है या गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। तो अगर सामान्य रूप से बात किया जाए तो इसमें हाई यील्ड वैरायटी बीजों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, न ही कृषिगत या वैज्ञानिक रूप से जो उत्पन्न बीज हैं उनका प्रयोग किया जाता है। परंपरागत बीजों का प्रयोग जैविक कृषि में किया जाता है। अब दूसरे प्रकार की जो मुख्य कृषि आती है, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र एक टर्म लिखा है। कृषि मतलब कि कृषिगत क्षेत्र। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है।
इसमें दिखाया गया है, देखिए गन्ने की रोपड़ कृषि को दिखाया गया है। तो किस प्रकार से गन्ने को रोपा गया है, क्यारी क्यारी बना करके, पंक्ति बना करके उनको लगाया गया है। इसमें विशिष्ट कृषि क्षेत्र वाला हो गया हिस्सा। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाए जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं, अर्थात यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है और खेत की जो क्षेत्रफल है खेत का वो अधिक है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। इसके बाद आता है टर्म है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसलें उगाई जाती हैं। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। यह परिवहन जाल का तात्पर्य इससे है कि खेती के बाद जो उत्पाद उत्पन्न हुआ है उस उत्पाद को उसके निकट के कारखाने या फिर प्रसंस्करण केंद्रों पर पहुंचाया जा सके। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। देखिए केरल की रोपड़ कृषि यहाँ पर दिखाया गया है। मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। मुख्य पेय फसलें मतलब इनका उपयोग जो होता है पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। जैसे चाय का प्रयोग तो चाय के पत्ती के माध्यम से चाय बनाने में ही होता है। कहवा का प्रयोग कॉफ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा आती है चावल। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में नवीन ढंग से बढ़ती है। सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। चावल की कृषि करते हुए दिखाया गया लोगों को फसल को रोपते हुए। इसके बाद आता है गेहूँ। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, इसे रबी की फसल भी कहा जाता है। इसके बाद आता है मिलेट, मोटे अनाज। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। ये ऐसी फसलें हैं जिसे कम वर्षा और
उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। और वर्तमान में मिलेट्स की खेती पर भारत सरकार के द्वारा भी बहुत जोर दिया जा रहा है तथा यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित भी किया गया था। अब विश्व में जिस प्रकार से जल संकट और सूखे की समस्या उत्पन्न हो रही है, उसमें मोटे अनाजों का उत्पादन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो विश्व की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करेगा। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। ये मक्के की कृषि दिखाई गई है। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। इसके बाद आता है कॉफ़ी। तो इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। यहाँ कॉफ़ी की कृषि को दिखाया गया है। अच्छा, कॉफ़ी के बारे में एक प्यारी सी कहानी इसमें दी गई है, जिसमें जैसे कॉफ़ी के पौधे की खोज कैसी हुई इसको बताया गया है। रोचक तथ्य के अंतर्गत कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी, जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की पत्तियों को चख कर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। इस प्रकार से कॉफ़ी की खोज हुई। इसके बाद आता है चाय। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकार से श्रम आधिक्य वाले कृषिगत प्रणालियों के अंतर्गत लाई जा सकती है। चाय की रोपण कृषि है। कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उत्पाद देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए
फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुनिष्ठ अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। अच्छा, इससे पहले भी एक टर्म दिया गया इसमें कि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। तो ये खाद्य सुरक्षा जो टर्म दिया है, ये होती क्या है खाद्य सुरक्षा? तो इस खाद्य सुरक्षा जो टर्म है, इसको यहाँ पे क्लियर किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रह सकती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो इसे हम लोग कहते हैं खाद्य सुरक्षा, यानी कि हर समय पर सुरक्षित होना चाहिए और पौष्टिक खाद्य उपलब्ध होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग ये जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया भारत और अमेरिका के फार्मों का, उस पर। तो भारत का एक फार्म है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में आदिलाबाद, एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है, यानी कि प्रतिवर्ष नहीं खरीदता है, एक साल करके, एक साल के अंतर पर। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीज की उच्च उपज वाली किस्मों और औजार को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो ये है भारत के खेत दिखाया गया इस टर्म में, और एक पीछे ये बैलों के माध्यम से की जा रही परंपरागत कृषि व्यवस्था को दिखाया गया है। अब हम लोग आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की एक फार्म पे। तो उसमें कितना अंतर भारत से है, ये इसमें दिखेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है, जबकि हमारी कहानी वाले किसान के पास 1.5 हेक्टेयर की भूमि उपलब्ध थी। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान, जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है।
यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संरक्षित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत कृषि को दिखाया गया है, जिसमें ट्रैक्टर दिखाया गया है और ये इस कन्वेयर दिखाया गया है, जिसमें जो फसल है उसको लाद के ले जाया जाएगा। और किसानों के घर हैं जो कि बड़े बड़े फार्मों में स्थित हैं। ये कीटनाशकों का छिड़काव के लिए यहाँ पर ये जो छोटे छोटे हवाई जहाज होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो भारत में ऐसी सुविधा तो है नहीं हमारे किसानों को। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का फार्म है, कितना बड़ा आकार है। इतने भारत में तो सीमांत प्रकार की कृषि है जहाँ पर खेतों के आकार हमारे 1 हेक्टेयर से भी कम होते हैं। ये भारत के खेत हैं छोटे, किसानों के घर हैं छोटे छोटे जो बस्तियों के रूप में बसे हुए हैं। ये बैलों के माध्यम से कृषि करते हैं। तो बहुत सी हमारे यहाँ पर और एक विकसित देश के यानी अमेरिका के जैसे देशों में कृषि की जो स्थिति है बहुत अंतर है। उनके पास भूमि अधिक है, उनके पास भूमि उपयोग करने के लिए संसाधन जो है वो अच्छे हैं, पर्याप्त हैं और रासायनिक उर्वरकों का कीटनाशकों का जो उच्च किस्म होता है वो प्रयोग करते हैं। उनके पास ट्रैक्टर हैं अच्छे क्वालिटी के और उनके बीज बोने की जो मशीनें हैं अच्छे क्वालिटी की हैं। तो इस प्रकार से वो अधिक उत्पादन कर पाते हैं हमसे और वो अधिक निर्यात करते हैं। हमारे यहाँ उत्पादन भी कम होता है और निर्यात भी कम होता है। इसके माध्यम से हमें कृषिगत लाभ कम प्राप्त होता है और हमारे यहाँ कृषि एक समस्याग्रस्त व्यवसाय के रूप में सामने आता है, जबकि वो उनके यहाँ पे एक फलित व्यवसाय की तरह कार्य करता है। तो इसमें कुछ चीज़ें और दी गई हैं, जैसे प्रश्न है कि प्रश्न को उत्तर दीजिए, तो इसको पढ़ करके और प्रश्न पाठ के आधार पर दिया जा सकता है। इसमें प्रश्न है कृषि क्या है, दूसरा है उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं, तीसरा स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियाँ हैं, चौथा रोपड़ कृषि क्या है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो जो भी सरकार अपनी तरफ से योजनाएं या फिर सहायता प्रदान करती है किसानों को, एमएसपी निर्धारण करती है, इन सब चीज़ों का भी जिक्र इसमें कर सकते हैं। फिर आगे आता है ये वो विकल्पी प्रश्न है, इसको हम लोग हल कर लेंगे। उद्यान कृषि का अर्थ है, तो उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? तो उद्यान कृषि का अर्थ है फलों और सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा क्या है? तो सुनहरा रेशा किसे कहेंगे? तो सुनहरा रेशा हम लोग किसे कहेंगे? पटसन को। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन है? उत्पादक कौन है? कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील। आगे प्रश्न है कारण बताइए में भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, लिखा जा सकता है इसके ऊपर कि प्राथमिक क्रिया कैसे है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। भारत का इसमें मैप बनाया जा सकता है, उन फसलों को दिखाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में कौन सी फसल उत्पादित हो रही है, उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल उत्पादित की जा रही है, पश्चिम बंगाल में चावल की फसल का इतना महत्व क्यों है और वहाँ चावल की फसल 2 या 3 बार वर्ष में क्यों उगाई जा सकती है। उसी तरीके से हम लोग दक्षिण भारत में दिखा सकते हैं, कर्नाटक में कॉफ़ी की फसल इतना ज़्यादा क्यों उगाई जाती है, या असम में चाय अधिक क्यों उगाई जाती है इत्यादि। उसी तरीके से राजस्थान में बाजरे की खेती अधिक क्यों होती है और गुजरात और मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती अधिक क्यों होती है। निर्वाह कृषि और गहन कृषि, इसके बारे में तो दिया ही गया है, उसको पढ़ करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। अब प्राथमिक क्रियाओं में जो कि कृषि से संबंधित क्रियाएं हो सकती हैं या फिर खनन संबंधित क्रियाएं हो सकती हैं, तृतीयक क्रियाओं में उसे बाज़ार में बेचने से संबंधित है और इसको लिखा जा सकता है। इसका क्रियाकलाप दिया है समझ के लिए कि बाज़ार में उपलब्ध गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन
और दलहन के बीजों को एकत्रित कीजिए, उन्हें कक्षा में लाइए और पता कीजिए कि वे किस प्रकार मृदा में उगते हैं। अब इनसे संबंधित एक काम हम और कर सकते हैं कि गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन, इन फसलों को ले लें और ये भारत के मैप में खोजें कि गेहूँ का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है, चावल का कौन सा सबसे ज़्यादा करता है, ज्वार कौन सा करता है, बाजरा कौन करता है। तो इस तरीके से हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इसको परीक्षा के आधार पर प्रश्न हमारे तैयार हो जाएंगे। इसके बाद दिया है पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर पता कीजिए। तो जो इसमें अंतर दिखाया गया है, भारत या विकासशील देश और संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर एक विकसित देश के जो कृषि करने की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें, और जो कृषि करने वाले लोग हैं यानी किसान, उनके जीवन शैली में क्या अंतर है उसको हम तुलनात्मक रूप से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर आगे भी दिया है, पहेली बनाने के लिए दिया है, कुछ पहेली के शब्द अंग्रेजी में है और उनको इसमें लिखना है। ठीक है, इसे किया जा सकता है। तो समाप्त।